एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। राजा का नाम वीरेंद्र था और रानी का नाम सुहानी था। राजा वीरेंद्र बहुत ही साहसी और बहादुर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका अय्याशी भरा स्वभाव। वह अक्सर महलों में राजसी जीवन के ऐशो आराम में खो जाता और अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहता। रानी सुहानी बहुत समझदार और संवेदनशील थी। वह हमेशा राजा की देखभाल करती और राज्य की व्यवस्था संभालती। उसे यह देखकर दुख होता था कि राजा अपनी महिमा को भूलकर ऐशो आराम की आदतों में खो गया है। फिर भी रानी ने कभी भी राजा को सीधे तौर पर नसीहत नहीं दी, बल्कि अपनी नजरों से उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती रही। एक दिन राजा वीरेंद्र ने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। वहां हर ओर संगीत, नृत्य और समृद्धि का माहौल था। राजा सबका ध्यान आकर्षित करने में माहिर था और इस दिन भी वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उत्सव के बाद महल में सब कुछ शांति से लौट आया। राजा वीरेंद्र अपने महल के विशाल आंगन में बैठे हुए थे, गहरी सोच में डूबे हुए। उन्होंने उत्सव में समय बिताया था, लेकिन अब वह महसूस कर रहे थे कि उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं हो रहा था। तभी दरवाजे से एक युवा राजकुमार की आवाज आई, पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? राजा वीरेंद्र ने देखा कि एक 18 साल का राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आया। उसका नाम आदित्य था। आदित्य राजा का अकेला बेटा था और वह बिल्कुल अपने पिता की तरह नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता और आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उसके अच्छे स्वभाव और सच्चाई के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटे, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। आदित्य ने नजदीक आकर कहा, पिताजी, आप हमेशा हमें हमारे कर्तव्यों की अहमियत बताते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो गए हैं। राज्य की स्थिति क्या हो रही है, यह हमें चिंता करने का कारण बन रहा है। क्या आप हमें फिर से सही दिशा दिखा सकते हैं? राजा वीरेंद्र को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन आदित्य के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे वह पहले महसूस नहीं कर पाए थे। आदित्य के स्वभाव में न केवल विनम्रता थी, बल्कि वह राज्य के भविष्य के लिए भी जिम्मेदार था। उसकी बातें राजा के दिल में हलचल पैदा कर गईं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो आदित्य, मैं जो कर रहा था वह शायद सही नहीं था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी तरह एक जिम्मेदार नेता की आवश्यकता है। तुम्हारी समझदारी और अच्छे स्वभाव से मुझे एक नई राह दिखाई देती है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, पिताजी, राज्य की समृद्धि आपके साथ है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। यदि हम मिलकर काम करें तो इस राज्य को और भी समृद्ध बना सकते हैं। राजा वीरेंद्र ने आदित्य की बातों को ध्यान से सुना और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जान गए थे कि अब उनका समय बदलने का है। उनके पुत्र आदित्य की प्रेरणा ने उन्हें सही दिशा दिखाई और वह अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने के लिए तैयार थे। रानी सुहानी ने देखा कि राजा वीरेंद्र अब पहले से ज्यादा सचेत और जिम्मेदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी महल में कुछ ऐसे तत्व थे जो राजमहल की शांति और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते थे। रानी ने समझा कि अब उन्हें कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि राज्य और महल में संतुलन बना रहे। रानी ने सोचा कि महल के कामकाज को ठीक से संभालने के लिए कुछ ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो न केवल सुंदर हों, बल्कि सच्चे दिल वाली और समझदार भी हों। इस विचार के साथ रानी ने 2 सुंदर और समझदार दासियों को महल में लाने का निर्णय लिया। इन दासियों का नाम माया और राधिका था। माया और राधिका दोनों ही बहुत विनम्र और चतुर थीं। माया की आंखों में गहरी गंभीरता थी, जबकि राधिका की मुस्कान में एक खास आकर्षण था। रानी सुहानी ने दोनों को महल में प्रवेश कराया और उन्हें अपनी देखभाल में लिया। माया और राधिका ने रानी की पूरी मदद की। वे महल के सभी कामों को समझदारी से देखती और रानी को हमेशा सही सलाह देती। इन दोनों दासियों की उपस्थिति से महल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रानी सुहानी ने उन्हें महल की कई जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे वे धीरे धीरे महल के मामलों में और भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। रानी सुहानी ने माया और राधिका से अपने राजकुमार आदित्य के बारे में भी बात की, क्योंकि वह जानती थीं कि आदित्य अब बड़े हो रहे थे और महल में ऐसे लोग होने चाहिए जो उसकी देखभाल कर सकें और उसे अच्छे मार्गदर्शन दे सकें। माया और राधिका का व्यवहार और समझदारी महल के माहौल को शांति और संतुलन प्रदान करने लगी और रानी को विश्वास था कि ये दोनों उसकी मदद से महल और राज्य में बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगी। एक दिन राजा वीरेंद्र महल के आंगन में टहलते हुए अपने विचारों में खोए हुए थे। उसे अचानक माया और राधिका की आवाजें सुनाई दी, जो एक दूसरे से बातें कर रही थीं। दोनों दासियां रानी सुहानी के पास काम कर रही थीं और महल के कार्यों में व्यस्त थीं। राजा ने उन्हें देखा और उनके सौंदर्य एवं आकर्षण ने उसे एक पल के लिए चौंका दिया। माया और राधिका दोनों ने राजा को देखा और संकोच के साथ अपना सिर झुका लिया। राजा वीरेंद्र ने ध्यान से उनकी ओर देखा और उनका दिल उन दोनों पर आ गया।
वह जानता था कि वह एक जिम्मेदार राजा है, लेकिन उसकी अय्याशी की आदतें कभी खत्म नहीं हुई थीं। राजा ने धीरे से माया से कहा, तुम दोनों महल में आई हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता और विनम्रता ने तो इस महल में नया रंग भर दिया है। माया और राधिका सिर झुकाकर चुप रहीं। वे समझ गईं कि राजा का व्यवहार कभी कभी बहुत भावुक हो सकता था, लेकिन वे जानती थीं कि उनका उद्देश्य केवल महल की सेवा करना था। वे रानी सुहानी के आदर्शों और महल की मर्यादा को समझती थीं और उसका पालन करना चाहती थीं। राजा वीरेंद्र को यह देखकर थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने मन पर काबू रखना चाहिए था। फिर भी उसके मन में एक हलचल थी। उसकी आदतें उसे हर समय ऐसे लुभावने अवसरों की ओर खींचती थीं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो इसका असर महल की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा और रानी सुहानी को भी दुख होगा। वह खुद से कहता, क्या मैं सच में उन दोनों के प्रति केवल आकर्षित हूं, या फिर मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? लेकिन इस संघर्ष के बीच राजा वीरेंद्र के दिल में एक सवाल था, क्या वह अपने अय्याशी वाले स्वभाव पर काबू पा सकेगा या नहीं? दिन बीतते गए और महल में सब कुछ अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। राजा वीरेंद्र और दोनों दासियां माया और राधिका के बीच धीरे धीरे हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। राजा का अय्याशी का स्वभाव फिर से सिर उठाने लगा था और वह अक्सर महल के गलियारों में माया और राधिका के साथ हल्के फुल्के मजाक करने में समय बिताने लगा। कभी माया राजा को अपनी मुस्कान से ललचाती, तो कभी राधिका अपनी चतुराई से उसे प्रभावित करती। हालांकि माया और राधिका का व्यवहार हमेशा मर्यादा में था और वे यह सुनिश्चित करती कि उनका ध्यान राजा पर सीमित रहे, ताकि महल की शांति और व्यवस्था बनी रहे। वे कभी भी राजा की स्वाभाविक इच्छाओं से अधिक कुछ नहीं करती और उनकी नजरें हमेशा उस आदर्श पर टिकी रहती जो रानी सुहानी ने महल में स्थापित किया था। इस बीच राजकुमार आदित्य को भी दोनों दासियां सेवा देती। वे उसे हर समय खाने पीने की जरूरतों में मदद करती और उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती। आदित्य, जो अब धीरे धीरे एक समझदार और जिम्मेदार युवक बन रहा था, माया और राधिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखता था। वह जानता था कि वे महल की सेवा कर रही हैं और उनका उद्देश्य केवल महल के कल्याण के लिए है। रानी सुहानी, जो हमेशा राज्य के मामलों में व्यस्त रहती, महल की इन गतिविधियों से अनजान थी। उन्हें यह नहीं पता था कि राजा वीरेंद्र और दासियों के बीच यह नजदीकी बढ़ रही थी। रानी राज्य के मामलों में इतनी व्यस्त रहती कि उनके पास महल की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देने का समय नहीं था। राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही, लेकिन रानी सुहानी के मन में एक सवाल था। वह जानती थी कि राजा वीरेंद्र अब कुछ बदलते हुए से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या उनकी यह नजदीकी सही दिशा में जा रही थी या नहीं। रानी का दिल जानता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसका असर न केवल उनके परिवार पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा वीरेंद्र और माया तथा राधिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। राजा ने धीरे धीरे महल में उनके साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हंसी मजाक करता, लेकिन अब उन बातचीतों में एक गहरी आत्मीयता और आकर्षण का भी आभास होने लगा था। माया और राधिका दोनों ही राजा के हर इशारे को समझने लगी थीं और उनका व्यवहार भी धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ता जा रहा था। हालांकि वे कभी भी मर्यादा को पार नहीं करती। राजा वीरेंद्र को यह सब भले ही अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह अंदर से यह भी जानता था कि ये रिश्ते बहुत नाजुक हैं। वह यह समझने में असमर्थ था कि क्या उसे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए या फिर अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। लेकिन उसकी आदतें धीरे धीरे उसे ऐसे मोहजाल में फंसा रही थीं जहां से बाहर निकलना कठिन हो रहा था। इसी दौरान राज्य में एक भयंकर बाढ़ आ गई। नदियों का पानी उफान पर था और इसके कारण कई गांवों में भारी तबाही हुई। फसलें बर्बाद हो गईं और कई लोग घरों से बेघर हो गए। रानी सुहानी ने तत्काल प्रजा की मदद करने का निर्णय लिया। वह दिन रात राज्य के मामलों में व्यस्त रहने लगी, लोगों के लिए राहत सामग्री जुटाई, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मदद पहुंचाई और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। रानी सुहानी की मेहनत और समर्पण ने राज्य के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान राज्य के कल्याण पर केंद्रित कर दिया। जबकि राजा वीरेंद्र अपनी निजी इच्छाओं में खो गया था, रानी को यह महसूस होने लगा था कि उसकी जिम्मेदारियों से बाहर आकर राजा ने अपनी भूमिका को कमजोर किया है। राजकुमार आदित्य, जो पहले ही एक जिम्मेदार और समझदार युवक बन चुका था, राज्य के सभी राहत कार्यों में रानी की मदद करने लगा। वह जानता था कि अब वही राजा की कमी को पूरा कर सकता है और राज्य की स्थिति को ठीक करने में रानी का साथ दे सकता है। आदित्य ने राजमहल में चल रहे घटनाक्रमों को भी नजदीकी से देखा, लेकिन वह अपनी मां की तरह हर परिस्थिति में संयम और साहस के साथ कार्य कर रहा था। राजमहल में राजा, माया और राधिका महल के एक दूरस्थ कक्ष में व्यस्त थे, जहां वह अपनी इच्छाओं में खोया हुआ था।
वह पूरी तरह से अपनी आदतों और लालच में डूबा हुआ था। ना तो उसे राज्य की परेशानियों का ध्यान था और ना ही रानी के कार्यों का। वह दोनों दासियों के साथ अपने रिश्ते में और भी गहरे संबंध स्थापित कर रहा था, जो उसकी अय्याशी की आदतों को और बढ़ावा दे रहे थे। इसी बीच राजकुमार आदित्य, जो प्रजा के बीच राहत कार्यों में व्यस्त था, रानी सुहानी द्वारा भेजे गए संदेश के बाद महल की ओर लौट रहा था। रानी ने उसे राजा को बुलाने के लिए भेजा था ताकि बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की जा सके। आदित्य जानता था कि इस समय राज्य के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि बाढ़ से हुई तबाही को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और प्रजा को राहत दी जाए। जब आदित्य महल में पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि राजा वीरेंद्र अपने कर्तव्यों को समझेगा और राज्य के पुनर्निर्माण में रानी का साथ देगा। लेकिन वह जानता था कि इस समय राजा के साथ संवाद करना बेहद जरूरी है। आदित्य महल में प्रवेश करते ही सीधे राजा के कक्ष की ओर बढ़ा। हालांकि वह नहीं जानता था कि उस समय राजा और दोनों दासियां व्यस्त थे। राजकुमार आदित्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रानी ने आपको बाढ़ के नुकसान और राज्य के पुनर्निर्माण को लेकर बुलाया है। हमें इस संकट से उबरने के लिए शीघ्र कदम उठाने होंगे। राजा वीरेंद्र ने आदित्य की आवाज सुनी और अचानक उसके चेहरे पर हलचल हुई। वह तुरंत अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। माया और राधिका को थोड़ी देर के लिए वहां से जाने का संकेत देते हुए राजा ने आदित्य से कहा, आओ बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूं। आदित्य राजा के पास आकर बोला, पिताजी, राज्य में बाढ़ से बहुत बड़ी तबाही हुई है। लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। रानी ने राहत कार्यों की योजना बनाई है, लेकिन हमें इससे अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता है। हमें प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व दिखाना होगा। राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और आदित्य की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ चुका था कि राज्य की स्थिति गंभीर थी और इस समय व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक राज्य और प्रजा की भलाई जरूरी थी। राजा ने अपने मन को समझाया और आदित्य से कहा, तुम सही कह रहे हो आदित्य, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। हमें बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे और जल्द से जल्द राहत पहुंचानी होगी। राजा ने महसूस किया कि अगर वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा तो राज्य की हालत और बिगड़ सकती है। अब समय था कि वह राज्य और अपनी प्रजा के लिए अपना पूरा ध्यान दे। लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण मोड़ था, क्योंकि राजा को अपनी पुरानी आदतों से उभरने के लिए गंभीर प्रयास करने थे और उसके लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला था। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता राजा वीरेंद्र की स्थिति और उनके कक्ष में माया व राधिका के साथ बढ़ती निकटता को देखा। यह सब उसे बेहद निराश और अशोभनीय लगा। उसने सोचा कि अब उसे रानी सुहानी को सब कुछ बताना होगा ताकि राज्य और महल की मर्यादा को बचाया जा सके। आदित्य को यह महसूस हुआ कि अब राज्य की स्थिति संभालने के लिए किसी सख्त कदम की आवश्यकता है और उसके लिए रानी ही सही मार्गदर्शन दे सकती है। आदित्य ने सीधे रानी सुहानी के पास जाने का निर्णय लिया और महल की ओर कदम बढ़ाया। जब वह रानी के पास पहुंचा तो उसने सारी स्थिति बिना किसी छिपाव के रानी के सामने रख दी। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन पिताजी के व्यवहार ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए महल की मर्यादा और राज्य की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं। मैंने खुद देखा कि पिताजी और दासियां एक दूसरे के साथ निजी संबंधों में लिप्त थे और यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। रानी सुहानी यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उनका दिल टूट गया था और वह इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पति ऐसा करेंगे और उनके राज्य की प्रतिष्ठा को इस तरह गिराएंगे। रानी ने अपना पूरा संयम खो दिया और फैसला किया कि अब समय आ गया है जब उन्हें सख्त कदम उठाने होंगे। रानी ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, राजा वीरेंद्र को बंदी बना लिया जाए। उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए महल में ही बंद रखा जाए। साथ ही माया और राधिका को भी उनके साथ बंदी बनाया जाए, क्योंकि वे भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और महल की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में भाग ले रही हैं। सैनिकों को रानी का आदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने बिना समय गंवाए राजा और दोनों दासियों को बंदी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। महल में घबराहट फैल गई, लेकिन रानी के आदेश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। राजकुमार आदित्य ने यह देखा और रानी के निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह कदम राज्य और महल की गरिमा को बचाने के लिए जरूरी था। अब रानी सुहानी महल में नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्हें उम्मीद थी कि इस सख्त कदम से वह अपने परिवार और राज्य की मर्यादा को फिर से बहाल कर सकेंगी। रानी सुहानी के सख्त कदमों के बाद महल और राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। राजा वीरेंद्र, जो पहले अपनी गलतियों में खोया हुआ था, अब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था।
उसे यह एहसास हुआ कि अपनी आदतों की वजह से उसने न केवल राज्य की प्रतिष्ठा को खतरे में डाला था, बल्कि अपने परिवार के रिश्तों को भी आहत किया था। रानी सुहानी के धैर्य और नेतृत्व ने उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया और उसने रानी से माफी मांगी। राजा वीरेंद्र ने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह केवल राज्य और प्रजा के हित में कार्य करेगा। उसने रानी के साथ मिलकर राज्य की व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य शुरू किया। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ और प्रजा को राहत देने के लिए नई योजनाएं बनाई गईं। राजा और रानी ने मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि को फिर से स्थापित किया। राजकुमार आदित्य भी इस प्रक्रिया में रानी का सहयोग करता रहा। वह युवा था, लेकिन उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य के प्रशासन में भाग लिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी समस्या हल न हो जिससे राज्य की स्थिति और बिगड़े। जहां एक ओर राज्य में सुधार हो रहा था, वहीं रानी सुहानी ने माया और राधिका की स्थिति पर भी विचार किया। वह जानती थीं कि दासियां अपनी जगह पर महल की सेवा कर रही थीं, लेकिन उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं थी जितनी राजा की थी। उन्होंने तय किया कि उन्हें एक अवसर देना चाहिए और राज्य की मर्यादा को बनाए रखते हुए माया और राधिका को रिहा किया जाए। रानी सुहानी ने माया और राधिका को महल में बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया वह महल की मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें रिहा करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आगे के जीवन में संयम और मर्यादा के साथ रहो। माया और राधिका, जो पहले से ही अपने के पर पछता रही थीं, उन्होंने रानी की बातों को सुना और उन्हें दिल से स्वीकार किया। वे दोनों रानी की दया और समझदारी के लिए आभारी थीं। उन्होंने वचन दिया कि अब से वे महल और राज्य की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राज्य में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा और रानी सुहानी की बुद्धिमानी, धैर्य और नेतृत्व ने सभी को एक नई दिशा दी। राजा वीरेंद्र ने अपने कर्तव्यों को फिर से पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई।